नमस्कार दोस्तों, कई तैयारी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए अधिक से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को उनके विद सॉल्यूशन के साथ करते हुए हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, एनटीए नेट की परीक्षा हो या किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली टीजीटी पीजीटी हिंदी संबंधी परीक्षा हो या कोई अदर परीक्षा हो, जिसमें भी हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास काफ़ी मददगार साबित होगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम शुरुआत कर लेते हैं आज के क्वेश्चन की, क्योंकि आदिकाल से संबंधित प्रश्नों को हम कर रहे थे, तो उसमें लगभग जो है 50 प्रश्नों को कर चुके थे। तो नेक्स्ट जितने भी हमारे पिछले परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है, पीवाईक्यू प्रश्नों को हम जो है उनके विद सॉल्यूशन के साथ करते हुए आगे बढ़ते हुए शुरुआत कर लेते हैं और आगे के प्रश्नों से। तो देख लेते हैं, खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सर्जन करने वाले कवि का नाम बताइए। तो सबसे पहले खड़ी बोली में काव्य सर्जन करने वाला कवि है हमारा आदिकाल का कवि अमीर खुसरो जी। तो इससे संबंधित और अन्य महत्वपूर्ण बिंदु देखें, ताकि परीक्षा में घुमा फिरा कर भी प्रश्नों को पूछा जाए तो आप सही आंसर तक आराम से पहुंच सको। तो खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सर्जन करने वाले कवि अमीर खुसरो है। इस भाषा का जो है इस नाम से यानी कि हिंदवी से उल्लेख किया गया है। इस भाषा का मतलब यहाँ पर क्या है कि खड़ी बोली का जो है हिंदवी नाम से उल्लेख किया गया है। यहाँ पर अमीर खुसरो जी ने जो है काव्य सर्जन किया सबसे पहले खड़ी बोली का, यानी कि हिंदवी का के उल्लेख के रूप में जाना गया। तो आगे बढ़ते हैं, पहले उन्हीं की रचनाओं में मिलता है। जो हिंदवी है वो किन की रचनाओं में मिलता है? खड़ी बोली का सबसे पहले काव्य सर्जन किन की रचनाओं में हमें देखने को मिलता है? अमीर खुसरो जी की। हालांकि वे फारसी के भी अपने समय के सबसे बड़े भारतीय कवि थे, यानी कि फारसी के भी सबसे बड़े भारतीय कवि के रूप में जाने जाते थे। कौन? अमीर खुसरो जी। मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास के द्वारा ही किया गया। मुकरी जो है इन्होंने सबसे पहले लिखने का प्रयास किया अमीर खुसरो जी ने, और साथ ही ये जो है तबला, सितार, वाद्य यंत्रों के काफी सारे वाद्य यंत्रों का भी जो है इन्होंने आविष्कार किया गया है। वाद्य कई बार ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है और जीके के अंतर्गत भी इस प्रश्न को पूछ लिया जाता है, जैसे कि सितार, तबला आदि वाद्य यंत्रों का आविष्कार किनके द्वारा किया गया? तो अमीर खुसरो जी का आंसर हो जाएगा आप लोगों का। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इनकी प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं अमीर खुसरो जी की, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। नाम है खालिक बारी। देखते हैं, खालिक बारी, पहेलिया, मुकरिया और दो सुखने गजल इत्यादि जो है अमीर खुसरो जी द्वारा लिखी गई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 51। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि कौन है? खड़ी बोली हिंदी में सबसे पहले रचना करने वाले कवि का नाम आप लोगों ने देख ही लिया, अमीर खुसरो जी। आगे बढ़ते हैं, मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? अगर मुकरियों की बात आई तो भी नाम आएगा अमीर खुसरो जी का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं। अमीर खुसरो की पहेलियां तथा मुकरियों का उद्देश्य क्या है? अमीर खुसरो जी द्वारा जो पहेलियां और मुकरियां लिखी गई, उनका उद्देश्य पूछा हुआ है। तो इनके द्वारा जो लिखी गई मुकरिया और पहेलियों का उद्देश्य रहा है मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा। तो आगे बढ़ते हैं, इससे जुड़े हुए कुछ और अन्य तथ्य हम देखें। तो अमीर खुसरो के बारे में कहा जाता है कि वे बड़े विनोदी और सहृदय व्यक्ति थे। जनजीवन के साथ घुल मिलकर काव्य रचना करने वाले कवियों में अमीर खुसरो जी का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। उन्होंने जनता के मनोरंजन के लिए पहेलियां, मुकरिया आदि लिखी है। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले वे पहले कवि है, यानी आदिकाल में खड़ी बोली में काव्य सर्जन करने वाले जो है कौन हुए हैं? अमीर खुसरो जी, पहले कवि अमीर खुसरो जी को माना है। ये प्रश्न हम जो है पहले ही पढ़ चुके हैं। उनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई जाती है। लगभग जो 100 के आसपास जो है इनके ग्रंथों की संख्या बताई जाती है। इनमें
अब जो है 20-21 ही उपलब्ध है। तो अगर ये पूछ लिया जाए लगभग कितने ग्रंथ उपलब्ध है, तो 20 से 21 ही उपलब्ध है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन शिवालिंकित शिलांकित कीर्तियों पर जो है लिखा गया काव्य है? तो ये आपको बताना है। इनमें से कौन सी रचना जो है यह कीर्ति शिलांकित है? तो आपको आंसर में लगाना है राउलवेल, क्योंकि राउलवेल जो है पत्थरों पर लिखी गई एक रचना है। शिलांकित यानी कि पत्थरों पर लिखी जाने वाली जो है रचना को ही हम कहते हैं। तो ध्यान रखना है, आंसर हो जाएगा हमारा राउलवेल। शिलांकित कीर्ति राउलवेल है और यह गद्य व पद यानी कि चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कीर्ति है। इसकी रचना राहुल नायिका के नक्सिक वर्णन के प्रसंग में हुई। आरंभ में कवि ने राहुल के सौंदर्य का वर्णन पद्य में किया है, गद्य में नहीं भाई, पद्य में किया है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर गद्य का प्रयोग किया है, यानी गद्य पद्य में जो रचना लिखी जाती है उसे ही हम क्या कहते हैं? चंपू काव्य कहते हैं। इस कीर्ति का रचयिता रोड़ा कवि माना जाता है। राहुलवेल ने हिंदी में नक्सिक वर्णन की श्रृंगारिक परंपरा का आरंभ किया है। इसकी भाषा में हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं, जिनमें राजस्थानी प्रधान है। तो ये ध्यान रखना है कि ये पूछ सकते हैं राहुलवेल में जो है कौन सी भाषा प्रधान मानी गई है? तो राजस्थानी। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राहुलवेल किस तरह की रचना है? तो अभी हमने देखा था राहुलवेल जो है गद्य व पद्य मिश्रित चंपू भाषा में लिखी गई रचना है। निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है, यानी कि व्याकरण ग्रंथ के रूप में लिखा जाने वाला काव्य कौन सा है? इनमें से उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो रचना है ये व्याकरण रूप में प्रतिष्ठित है और महाराज गोविंद चंद्र ने सभा पंडित दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी में इस पुस्तक की रचना की है। तो इस पुस्तक के रचनाकार का नाम आप लोगों ने देख ही लिया, दामोदर शर्मा। कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन रहे। अगर ये पूछ लिया जाए जो उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार जो है दामोदर शर्मा ने किसके सभा में रह करके इस ग्रंथ की रचना की है, थोड़ा और टाइप पूछा जाए तो महाराज गोविंद चंद्र के सभापति में जो है उन्होंने इस रचना की 12वीं शताब्दी में जो है इस पुस्तक की रचना की है। ये आपको ध्यान रखना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अगर ये पूछ लिया जाए ये ग्रंथ किसका है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आगे भी और काफी लंबा ये कथन है, तो इसलिए यहाँ पर इस कथन को बिल्कुल शॉर्ट में लेकर के यहाँ पर रखा है ताकि आपको ध्यान रहे। एक पंक्ति अगर आप पढ़ करके एक लाइन की पंक्ति आप पढ़ोगे तो आपको जल्दी याद हो जाती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार कहे गए ये जो शब्द है उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। हिंदी व्याकरण की ओर उस समय ध्यान दिया जाने लगा था, यह भी जो है इस पुस्तक में सिद्ध होता है। इस पुस्तक के माध्यम से ही हमें पता चलता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 57। 57 में जब हम देखते हैं तो देखते हैं उक्ति व्यक्ति प्रकरण यह ग्रंथ है। किस प्रकार का ये ग्रंथ है उक्ति व्यक्ति प्रकरण? उसके उक्ति व्यक्ति प्रकरण अभी हमने देखा ये जो है एक प्रकार का व्याकरण ग्रंथ है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से जो कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? तो अभी ये प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसलिए परीक्षा की दृष्टि से हम उन्हीं प्रश्नों को कर रहे हैं जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और पूछे जा चुके हैं। यानी कि पिछले सालों में पूछे गए PYQ प्रश्नों को हम करते हैं। और PYQ ऐसा नहीं है केवल एक ही परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाता है, अन्य परीक्षाओं में भी उसी प्रश्न को बार बार रिपीट किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इससे जो आपको बिल्कुल इम्पोर्टेंट प्रश्न आप कई बार पूछते हो मैम इम्पोर्टेंट बता दीजिएगा, तो इम्पोर्टेंट यही है जो पिछली परीक्षाओं में बार बार तथ्य पूछे जाते हैं, वे सभी जो है इम्पोर्टेंट होते हैं परीक्षा की दृष्टि से। आप लोगों के जो अभी हाल फिलहाल जो परीक्षाएं होने वाली है, जैसे कि TGT हिंदी की या PGT हिंदी की, या फिर जो है किसी भी स्टेट के अंतर्गत और कोई अन्य हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न PYQ प्रश्नों को जो है आप कर सकते हो। परीक्षा की दृष्टि से काफी इम्पोर्टेंट होते हैं ये।
तो आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं। डॉक्टर नागेंद्र ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में जो लिखा गया है कि काव्य रचना की दो अन्य महत्वपूर्ण शैलियों का भी आदिकाल में विकास हुआ है, जिन्हें कुछ विद्वानों ने भाषा के नाम से अभिहित कर एक भ्रम पैदा कर दिया है। ये शैलियां हैं डिंगल तथा पिंगल। आदिकालीन हिंदी साहित्य में वीर रस की रचनाओं में डिंगल शैली का प्रयोग होता है तथा कोमल भावों की अभिव्यंजना पिंगल शैली में की जाती है। जब कवि डिंगल शैली का प्रयोग करता है तो वह हिंदी बोलियों के कर्कश शब्दों को अपनाता है, किंतु पिंगल शैली के प्रयोग में जो है धीरे धीरे कोमल शब्दावली का विकास हो रहा है। डिंगल की कर्कश शब्दावली सीमित थी, अतः इस शैली के साहित्य का अधिक विस्तार न हो सका। पिंगल शैली लोकप्रिय होती चली गई और उसका ब्रज भाषा में विकलन हो गया। जो लोग डिंगल और राजस्थानी भाषा का पर्याय मानते हैं वे मूलतः वे भूल करते हैं। वस्तुतः राजस्थान के आदिकालीन साहित्य की भाषा हिंदी की ये दोनों ही शैलियां चारण भाटों द्वारा जो है प्रयुक्त होती है तथा भक्ति काल और रीति काल में इनके प्रयोग की वह क्षीण परंपरा चलती रही। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि आदिकाल की भाषा ब्रज भाषा है, खड़ी बोली आधुनिक काल की तथा अवधि जो है मध्यकाल की भाषा मानी जाती है। यानी कि आदिकाल की भाषा ब्रज भाषा है, खड़ी बोली आधुनिक काल की और मध्यकाल की यानी कि जो हमारे भक्ति काल के अंतर्गत और रीति भक्ति काल में जो है अवधि भाषा का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, यानी कि इसमें कौन सी भाषा आदिकाल की भाषा है। तो हमने देख ही लिया ब्रज भाषा। ब्रज भाषा आदिकाल की भाषा कही जाएगी क्योंकि यहाँ डिंगल शैली का अधिक प्रयोग हुआ है। डिंगल का मतलब है अपभ्रंश प्लस ब्रज भाषा। और जहां तक ब्रज भाषा की बात आई तो पूरा का पूरा ब्रज भाषा हमें रीति काल में देखने को मिलता है। यहाँ पर अवधि की बात आई तो अवधि हमें भक्ति काल के अंतर्गत देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से आई थिंक आप समझ गए होंगे किस काल के अंतर्गत कौन सी भाषा बोली जाती है। तो आदिकाल की भाषा कहे तो ब्रज भाषा का अधिक प्रभाव रहा और भक्ति काल में अवधि भाषा का जो अधिक प्रभाव रहा ऐसा माना जाता है, क्योंकि रामचरितमानस पूरा इतना बड़ा महाकाव्य जो है अवधि भाषा में लिखा गया। ब्रज रीतिकाल की बात करें भाषा की तो वहां पर पूरे के पूरे रीतिकाल में ब्रज भाषा रही। आधुनिक काल में जा करके जो है खड़ी बोली का विकास हुआ। आगे बढ़ते हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे। आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आती है, लगता है आपकी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न हेल्पफुल रहेंगे, तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करते हुए चलो ताकि मुझे भी नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60। रासो ग्रंथ की किस भाषा में लिखे गए? रासो ग्रंथ जो है किस भाषा में लिखे गए ग्रंथ है, तो ये आपको बताना है। तो रासो में भी जो है डिंगल पिंगल शैली का प्रयोग हुआ है। रासो ग्रंथ डिंगल पिंगल शैली में लिखी गई। तो आप लोगों ने यहाँ पर देख ही लिया, डिंगल का मतलब होता है अपभ्रंश प्लस राजस्थानी। एक सेकंड पे। अपभ्रंश प्लस राजस्थानी और पिंगल होती है हमारी अपभ्रंश प्लस ब्रज। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज रासो में भी जो है डिंगल पिंगल शैली का प्रयोग किया गया है। उसमें अधिकतर जो है ब्रज भाषाओं के शब्द हमें अधिक देखने को मिलते हैं। आगे है हमारा प्रश्न नंबर 61। चारण साहित्य में किस साहित्य का दूसरा चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? आपको ध्यान रखना है रासो साहित्य का ही दूसरा नाम चारण साहित्य है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इससे संबंधित और महत्वपूर्ण बिंदु हम यहाँ देखें तो डॉक्टर गिरियेशन राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को चारण काल नाम दिया है। डॉक्टर गिरियेशन और राम कुमार वर्मा ने जो है हिंदी साहित्य के प्रथम काल को क्या नाम से पुकारा है, किस नाम से क्या नाम से जाना जाता है? तो चारण काल। इस काल में राज्यश्रित कवि अपने आश्रयदाताओं के पराक्रम पूर्ण चरित्रों तथा गाथाओं का वर्णन करते हैं। यही प्रबंध परंपरा रासो के नाम से जानी जाती है, जिसे
लक्ष्य करके इस काल को वीरगाथा काल भी कहा जाता है। आदिकाल को वीरगाथा काल कहने वाले आपको पता ही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हुए हैं। उसके बाद जो है आदिकाल को जो है चारण काल नाम दिया है गिरियेशन और राम कुमार वर्मा ने। ये आपको ध्यान रखना है। और साथ ही एक बात और ध्यान रखनी है, जो चारण काल है आदिकाल को किस विद्वान ने नाम दिया, तो ये नाम दिया है जॉर्ज गिरियेशन का नाम पहले आएगा, क्योंकि इन्होंने जो है आदिकाल को पूरे के पूरे काल को जो है चारण काल से अभिव्यक्त किया है, चारण काल। लेकिन राम कुमार वर्मा ने चारण काल के साथ साथ जो है एक काल और बताया है इसमें, संधि काल। संधि काल तो चारण काल और संधि काल नाम से जो है बांटने वाले आदिकाल को विद्वान हुए राम कुमार वर्मा, और केवल चारण काल कहने वाले विद्वान हुए जॉर्ज गिरियेशन। किसी भी प्रकार से प्रश्नों को पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना है आपको। हर एक तथ्य को बार बार रिवाइज करते हुए ध्यान से पढ़ते हुए चलना है, ताकि परीक्षा में जब इन बिंदुओं से संबंधित आप कोई प्रश्न देखो तो बिल्कुल भी आपका जो है प्रश्न गलत न हो, आसानी से आप उसका सही आंसर दे सको। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो है इस काल की 12 रचनाओं का उल्लेख किया है, यानी आदिकाल के अंतर्गत आने वाली 12 रचनाओं का जो है उन्होंने उल्लेख किया है। कई बार पूछा जाता है कितनी रचनाओं का उल्लेख किया है शुक्ल जी ने, तो जो रासो साहित्य के नाम से जानी जाती है। इसमें मुख्यतः पृथ्वीराज रासो, नल्हर सिंह जी द्वारा कृत हमीर रासो, सारंगधर जी द्वारा कृत खुमान रासो के रचयिता दलपति विजय, विसल देव रासो जो है नरपति विजय या पृथ्वीराज रासो जो है चंदपरताई, परमाल रासो जो है जगनिक। तो इस प्रकार से इनमें जो ये प्रमुख प्रमुख रचनाएं हैं, इन 12 रचनाओं में ये आपको यहाँ पर दे दी गई है, तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और अन्य महत्वपूर्ण जब तथ्य हम देखें तो सिद्ध साहित्य के इतिहास में 84 सिद्धों का उल्लेख मिलता है। सरहप्पा, एक सेकेंड भी, इसी प्रश्न से संबंधित बिंदु है ये। तो सरहप्पा, सबरपा, लुइपा, विरुप्पा, डोबिप्पा, कणहप्पा, कुरिप्पा आदि जो है सिद्ध कवि माने जाते हैं। नाथपंथी योगी अलख गाते हैं। नाथपंथी जिन ग्रंथों को प्रमाण मानते हैं उनमें सबसे पहले हठ योगी संबंधी ग्रंथ, घेरण संहिता और शिव संहिता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। गोरखनाथ द्वारा रचित प्रमुख कीर्तियां, गोरखनाथ की जो प्रमुख प्रमुख कीर्तियां हैं जो कि परीक्षाओं में पूछी जाती है। हठ योग कई बार पूछा जाता है, और गोरक्षनाथ, ज्ञानामृत और गोरक्षकल्प, ये जो है गोरखनाथ जी की प्रमुख कीर्तियां हैं, जिनमें हठ योग काफी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, ध्यान रखना है। जैन साहित्य प्राकृत एवं संस्कृत भाषा में मिलते हैं। जैन साहित्य के लेखक जो है अगरचंद नाहटा थे। जैन साहित्य जिसे आगम भी कहा जाता है, तो इसकी संख्या 12 बताई जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 62, 62। निम्नलिखित में से कौन से 84 सिद्धों में शामिल नहीं है? तो अभी जो है हमने देखा सिद्धों की संख्या कितनी बताई गई, 84। तो 84 सिद्धों के अंतर्गत कौन से शामिल कवि नहीं है, तो ये आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा हमारा सारंगधर सूरी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, तो देख लेते हैं एक बार। अगला प्रश्न है हमारा 63 है भाई, 63% में देखेंगे। आदिकाल में किस प्रकार के साहित्य लिखे जा रहा था? तो आदिकाल के अंतर्गत किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजन वर्णन जो है उसमें किया जा रहा था। कृष्ण भक्ति तो आपको पता ही है भक्ति काल के अंतर्गत देखने को मिली है। भक्ति काल, निर्गुण उपासना भी आपको जो है भक्ति काल की ही ये शाखा है। भक्ति काल में 2 प्रकार की भक्ति जो आई, एक तो निर्गुण और एक है सगुण। इसमें भी जो है ये भी आदिकाल में नहीं है, थी भक्ति काल की ही विशेषता है। कृष्ण काव्य पर आधारित ये भी भक्ति काल की विशेषता रही है। लेकिन जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता
यानी कि जो हमारे रासो साहित्य लिखे गए, जैसे कि पृथ्वीराज रासो, विशल देव रासो, जो ये सभी रासो साहित्य लिखे गए, ये कहीं ना कहीं अपने जो राजा रहते थे वे उनके दरबार में जो कवि थे वे अपने राजाओं की वीरता का जो है वहां पर बढ़ा चढ़ाकर मनो मतलब वो करते थे, वर्णन करते थे, उनका मनोरंजन भी करते थे अपनी रचनाओं द्वारा। तो जनजीवन से उनका कोई संबंध नहीं था। यहाँ एक बात और आती है यहाँ पर, संकुचित राष्ट्रीयता की भावना। राष्ट्रीयता यानी कि कई बार ये पूछा जाता है आदिकाल में जो है किस प्रकार की राष्ट्रीयता हमें देखने को मिलती है, या राष्ट्रीय उनकी विशेषताओं में जो है राष्ट्रीय संकुचित राष्ट्रीयता का अभाव रहा है आदिकाल के अंतर्गत, ये आपको पता ही है। तो ये ध्यान रखना है किसी भी प्रकार से, क्योंकि जो राजा महाराजा थे वे केवल अपने छोटे छोटे राज्य को ही अपना देश समझ बैठते थे। वे अपने राज्य को ही बचाने में लगे रहते थे, पूरे देश से जो है पास वाले राज्य से उन्हें कोई मतलब नहीं था। चाहे कोई भी विदेशी पास वाले राज्य पर आक्रमण करते, उनकी सहायता नहीं करते थे, वे केवल अपने ही राज्य को बचाने में लगे रहते थे। इसलिए जो है हम कह सकते हैं कि संकुचित राष्ट्रीयता का भाव जो आदिकाल में हमें देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पर्सन है हमारा, नेक्स्ट पर्सन 64। 64 में हम देखें, वीर गाथा कालीन रासो काव्यों में निम्नलिखित में से किस भाषा का वर्णन नहीं है। तो वीर गाथा कालीन रासो काव्यों में निम्नलिखित में से किस भाषा का वर्णन नहीं किया गया, ये आपको बताना है। आश्चर्य जाताओं का अतिरंजन पूर्ण वर्णन अभी हमने देखा था, ये बिल्कुल सही है। रासो साहित्य के अंतर्गत इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण ये भी किया गया था। जैसे कि आपने पृथ्वीराज रासो को देखा ही होगा, तो उसमें बताया गया है इसका पूर्व भाग जो है काल्पनिक है और उत्तर भाग जो है ऐतिहासिक है। इस प्रकार इतिहास और जो है कल्पना का सम्मिश्रण जो है इसमें किया गया है। उसके बाद जो है युद्धों का सजीव व गत्यात्मक वर्णन तो हमें आदिकाल में देखने को मिलता ही है। जैसे पृथ्वीराज रासो में हमें देखने को मिलता है चंद बरदाई के साथ, जो चंद बरदाई कवि हुए हैं वे पृथ्वीराज के साथ युद्धों में जाकर के उनका सजीव वर्णन जो है अपनी रचनाओं के माध्यम से करते थे। उनके साथ साथ युद्धों में जाते थे और फिर जो है वे जो है उनका बिल्कुल हाल ही में देखा हुआ हाल जो है अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रस्तुत करते थे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कृष्ण लीला का प्रतिपादन। ये आपको बताइए ये हमें कहाँ मिलता है, भक्ति काल में। थोड़ी सी राइटिंग थोड़ी भाई खराब आ रखी है इस पेंसिल से, थोड़ी अभी प्रैक्टिस नहीं हुई है, तो धीरे धीरे जो है ठीक हो जाएगी। पता नहीं किस प्रकार से लिखा जा रहा है, इसके लिए मैं माफी चाहूंगी अगर समझ नहीं आ रहा हो तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। वीर गाथा कालीन इससे संबंधित जुड़े हुए वर्णन हमने कर ही लिया है वैसे तो फिर एक बार से रीड कर लेते हैं। वीर गाथा कालीन रासों में कृष्ण लीला का प्रतिपादन नहीं किया बल्कि भक्ति काल के अंतर्गत मिलता है। इन काव्यों में आश्चर्य दाताओं का अतिरंजनापूर्ण वर्णन, इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण, युद्धों का सजीव चित्रण हमें देखने को मिलता है, पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी साहित्य के 700 से लेकर के 1400 इस, एक सेकेंड भाई, हिंदी साहित्य के 700 से लेकर 1400 के कालखंड को आदिकाल ने क्या, सॉरी भाई, एक बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया। जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार हम पूछा हुआ है कि इसके बीच के कालखंड को जॉर्ज ग्रियर्सन ने हमने पहले ही देख लिया था, चारण काल कहा है। चारण काल नाम से पूरे के पूरे आदिकाल को इन्होंने विभाजित किया है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के मध्य, 1400 ईस्वी के जो बीच के काल को जो है कालखंड को जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल नाम दिया है। इसका प्रारंभ 640 ईस्वी के आसपास स्वीकार करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अधिकतर विद्वानों ने की कीर्तियों में ग्रियर्सन द्वारा काल विभाजन की जो समय सीमा है
वो 700 ईस्वी से लेकर 1300 ईस्वी तक मानी है, जिसे उन्होंने चारण काल कहा है। और जो ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा में पूछे गए प्रश्न के अनुसार आपको ये देखने को मिलेगा 700 से 1400। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बिसल देवरासों में किस शैली का प्रयोग किया गया? तो बिसल देवरासों के अंतर्गत आपको पता ही है गे शैली का प्रयोग किया गया है। गाई जाने वाली ये रचना है। आगे बढ़ते हैं। बिसल देवरासों के संबंध में कुछ और अन्य तथ्य हम यहाँ पर पढ़े। बिसल देवरासों मूलतः गे काव्य है, अतः इसके रूप में परिवर्तित होता रहा है। यह प्रेम व श्रृंगार के परिपूर्ण काव्य है, जिसमें भोजराज जो है परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के चौहान राजा बिसल देव तृतीय के विवाह, वियोग व पुनर्मिलन की कथा सरस शैली में प्रस्तुत की गई है। यानी कि इस जो रचना को जो है, इसकी कथा को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में, 4 खंडों में जो है इसको डिवाइड किया गया है। जिसमें राजा भोज की जो पुत्री है राजमती परमार की, राजा भोज परमार की जो पुत्री है, पुत्री का नाम क्या है? राजमती। तो राजमती और अजमेर के जो शासक हुए हैं बिसल देव तृतीय, बिसल देव प्रथम, द्वितीय व तृतीय, 3 बिसल देव हुए हैं। तो ध्यान रखना है बिसल देव तृतीय या फिर जो है विग्रह राज चतुर्थ भी जो है इसका नाम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक सेकंड भाई। बिसल देव तृतीय को जो है हम किस नाम से और जानते हैं? बिसल देव तृतीय को हम कह सकते हैं विग्रह राज चतुर्थ। ये आपको ध्यान रखना है, बिसल देव को ही कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि इनके जो है बिसल देव तृतीय और राजा परमार की पुत्री राजमती के जो विवाह का वर्णन और उसका जो है वियोग व पुनर्विलम का जो है सरस शैली में प्रस्तुत किया गया है इस रचना के अंतर्गत, यानी कि इस जो है बिसल देव के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं। इस ग्रंथ की रचना नरपति नाल्य 1155 ईस्वी में की गई, यानी नरपति नाल्य जी द्वारा जो है बिसल देव की रचना की गई। बिसल देवरासो आदिकाल की एक श्रेष्ठ काव्य कीर्ति है। बिसल देवरासो की श्रृंगारिक परंपरा आदिकाल में ही अंत नहीं हो जाता। विद्यापति से होती हुई यह परंपरा भक्ति काल प्रेम आख्यान काव्य तक पहुंचती है। कृष्ण भक्तों को भी जो है प्रभावित किया गया है। रीति काल में जाकर इसका सरस श्रृंगार वर्णन जो है श्रृंगार काव्य के रूप में चरम सीमा तक जो है इसका विकास हुआ है। बिसल देवरासों में हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाला 12 मासा सबसे पहले मिलता है, यानी कि 12 मासों का जो वर्णन है हमें बिसल देव रासों में मिलता है। तो ये भी पूछा जाता है बिसल देव रासों किस प्रकार का ग्रंथ है? तो जो है ये गाए जाने वाला ग्रंथ है और इसमें जो है सबसे पहले 12 मासा वर्णन हमें देखने को मिलता है। किसी भी प्रकार से अगर प्रश्न पूछा जाए, तथ्य पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है। और ये जो बिसल देवरासों के अंतर्गत जिस प्रकार से ये जो परंपरा चली है, ये हमें जो है आगे आगे चल के भक्ति काल व रीति काल में भी देखने को मिलती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 67 पूछा गया है कि बिसल देवरासों के रचयिता का नाम बताइए। तो अभी अब आपने पढ़ा था बिसल देवरासों के रचयिता नरपति नाल्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 68 बिसल देवरासों के रचयिता कौन है? अभी हमने पढ़ा था नरपति नाल्य। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित रासो ग्रंथों में कौन सा काव्य एक प्रेम काव्य या श्रृंगार काव्य है? तो निम्नलिखित रासो ग्रंथों में कौन सा काव्य प्रेम काव्य और श्रृंगार काव्य है? तो वो है हमारा बिसल देवरासो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस रासो का मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है? तो आपको पता ही है बिसल देवरासो जो है एक श्रृंगारिक परक रचना है। आगे बढ़ते ही इसका मूल जो है वीर रस न होकर के श्रृंगार रस है, क्योंकि इसमें राजा भोज परमार की पुत्री राजमती और जो है बिसल देव तृतीय का
जो विवाह का वर्णन से लेकर के वियोग वर्णन और जो है अंत में पुनर्मिलन वर्णन जो है इस रचना में हमें देखने को मिलता है और 4 खंडों में इस रचना को प्रस्तुत किया गया है। राजमती से रूठकर बिचलदेव कहाँ चले गए थे? तो इसमें जो है राजमती से रूठकर बिचलदेव जो है कहाँ चले गए थे? उड़ीसा चले गए थे। तो देख लेते हैं। बिचलदेव ने राजा भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के चौहान बिचलदेव तृतीय के विवाह वियोग पुनर्मिलन की कथा सरस शैली में प्रस्तुत की गई है। इसमें वर्णित राजा राजमती की बातों से रुष्ट होकर स्वाभिमानी राजा बिसलदेव उड़ीसा चले गए थे और 12 वर्ष तक राजमती के विरह में ये जो है दुखी होती राजमती जो है उनके विरह में ये दुखी होती रही और वह राजभवन की दीवारों को कोसती हुई वन में रहने की कामना करती गई। सामंती जीवन के प्रति गहरी रुचि का सजीव चित्रण जो है इस काव्य में हमें देखने को मिलता है। तो इस काव्य के अंतर्गत जो कथा है बिसलदेव तृतीय की, बिसलदेव रासो की जो कथा है, इसमें बिसलदेव तृतीय जो है राजा राज राजमती से जो है विवाह कर लेते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उनसे विवाह हो जाता है उनका। लेकिन किसी कटु वचनों के कारण राजमती ने कुछ ऐसे कटु वचन बोल दिए उनको, कुछ कड़वी बात कह दी, तो उससे जो है रुष्ट होकर ये कहाँ चले जाते हैं? उड़ीसा चले जाते हैं। फिर उड़ीसा से जो है तब वे वापस आते हैं तो राजमती जो है के पिता जो है उसे अपने मतलब अपने साथ ले जाता है राजमती का पिता और फिर राजमती का पिता उसे राजमती को अपने साथ ले जाता है। फिर अंत में दोनों का जब पुनर्मिलन होता है, बिसल देव जो है अपने जो है राजमती को अपने दरबार में वापस ले आता है। इस प्रकार से उनके विरह और पुनर्मिलन तक की कथा इसमें बहुत ही सरस शैली में प्रस्तुत की गई है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 72। किस रासो ग्रंथों को आल्य खंड के नाम से जाना जाता है? किस रासो ग्रंथ को निम्नलिखित में से आल्य खंड के नाम से जाना जाता है? तो आंसर आपके सामने ही है। तो जगनिक का परमाल रासो, जगनिक का परमाल रासो का नाम दूसरा नाम क्या है? आल्य खंड। आगे बढ़ते हैं। जगनिक के परमाल रासो ग्रंथों को आल्य खंड नाम से जाना जाता है। इसमें महोबा यानी उत्तर प्रदेश के वीर आल्य और उद्दल की वीरता की कथा है। उत्तर प्रदेश के अवध और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की सर्वाधिक लोकप्रिय वीर गाथा मान रही है ये। और 1865 में चार्ल्स इलियट ने जिस आल्य खंड का प्रकाशन करवाया था वह मौखिक परंपरा पर ही आधारित थी। इसी प्रति के आधार पर श्याम सुंदर दास ने परमाल रासो का पाठ निर्धारण किया और उसे नागरिक प्रचारणी सभा से भी प्रकाशित कराया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 73। उत्तर प्रदेश में आल्य खंड के नाम से कौन सा काव्य प्रचलित है? तो अभी हमने पढ़ा ही है परमाल रासो। परमाल रासो उत्तर प्रदेश में आल्य खंड के नाम से जो है प्रसिद्ध हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। प्रश्न नंबर 64। आल्य और उद्दल की चरित्र की वीर गाथात्मकता काव्य के रूप में रचने वाले कवि का नाम बताइए। वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले जो कवि रहे हैं आल्य और उद्दल के चरित्र की, तो उस कवि का नाम है जगनिक। आगे बढ़ते हैं। परमाल रासो की रचना की। इसी परमाल रासो का ही दूसरा नाम आल्यखंड है। आल्यखंड नाम काव्य ग्रंथ का दूसरा नाम अभी हम पढ़ रहे हैं परमाल रासो। आल्यखंड का दूसरा नाम परमाल रासो। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। परमाल रासो काव्य कीर्ति किस कवि का द्वारा लिखा गया? किस कवि का नाम बताइए? तो जगनिक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। आल्य और उद्दल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाई का वर्णन मिलता है हमें परमाल रासो में। कवि जगनिक की रचना का नाम बताइए? तो अभी हम बार बार देख ही रहे हैं, तो आल्यखंड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 81। 80 भाई, 81 नहीं 80। तो परमाल रासो के लेखक जगनिक। प्रश्न नंबर 81 में देख लेते हैं एक पंक्ति जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है।
तो ध्यान रखना है। 12 बरस ले कुकर जिए और 13 लिए जिए सियार, बरस 18 छतरी जिए, आगे जीवन को धिक्कार। तो ये पंक्ति कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो ये पंक्ति जो है आल्य किस विधा की रचना है? तो आल्य। आल्य यानी कि गाया जाने वाला जो गीत है उसे आल्य कहा जाता है। उपयुक्त पंक्ति परमाल रासों से ली गई है। इसमें आल्य और उद्दल नामक दो वीर सरदारों की वीरता का या लड़ाइयों का वर्णन है। इसमें वीर भावना का जितना प्रौढ़ रूप हमें मिलता है उतना अंत अन्यत्र उपलब्ध नहीं है, यानी कि अन्य कहीं भी उपलब्ध नहीं नहीं है या दुर्लभ है, यानी कि मिलना मुश्किल है। युद्धों के अत्यंत प्रभावशाली वर्णनों की इस काव्य में भरमार है। इसकी रचना लोक गाथा के रूप में न होकर शुद्ध काव्य के रूप में हुई है। यह आल्य विधा है। तो ये ध्यान रखना है, ये किस विधा का एक विधा है, ये आल्य। आगे बढ़ते हैं। वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम बताइए। वीर गाथा काल का जो प्रसिद्ध प्रबंध काव्य है उसका नाम है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो वीर गाथा काल का प्रसिद्ध प्रबंध काव्य है पृथ्वीराज रासो, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है तथा इसके रचयिता चंद बरदाई है। इसको हिंदी का प्रथम कवि भी माना जाता है, यानी चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम कवि और इसके द्वारा लिखे गए पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना गया है। पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण प्रसिद्ध है। सबसे बड़े संस्करण का प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा काशी से हुआ। इसकी इसकी जो है हस्तलिखित प्रतियां उदयपुर के संग्रहालय में सुरक्षित है। सभा ने 1585 ईस्वी में लिखित प्रति के आधार पर रासों का संपादन किया था। इस संस्करण में 69 समय यानी खंड बताए गए हैं। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है पृथ्वीराज रासों में कितने समय अर्थात खंड है, तो ध्यान रखना है 69। और 16,306 इसमें छंद है। द्वितीय रूप में उपलब्ध पृथ्वीराज रासो 7,000 छंदों का काव्य माना जाता है। दूसरे रूप में जो है पृथ्वीराज रासो में कितने छंद बताए गए हैं? 7,000 छंदों का काव्य रूप माना है। इसका प्रकाशन नहीं हुआ, किंतु अबोहर या बीकानेर में इसकी प्रतियां सुरक्षित है, जो 17वीं शताब्दी ईस्वी में लिखी गई है। तीसरा लघु संस्करण 3500 छंदों का है और इसमें 19 समय या खंड है। इस संस्करण की हस्तलिखित प्रति अभी बीकानेर में सुरक्षित है। चौथा संस्करण सबसे छोटा, जिसमें केवल 1300 छंद है। इसी को डॉक्टर दशरथ शर्मा सहित कुछ विद्वान मूल मानते हैं, यानी कि चौथे खंड को जो है कुछ विद्वान इसे मूल रासो मानते हैं। चंद बरदाई महाराज पृथ्वीराज के राज दरबारी कवि थे और इनकी भाषा शास्त्रियों ने कौन सी भाषा मानी है? पिंगल, यानी कि अपभ्रंश जो है प्लस ब्रज का प्रभाव रहा है। तो जो है अधिक मैंने आपको बताया था ब्रज भाषा को अधिक लिया गया है यहाँ पर। इसमें महाराज पृथ्वीराज व उनकी प्रेमिका संयोगिता के परिणय तथा युद्ध का वर्णन है। कई बार जो है इसके पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की नायिका भी पूछ ली जाती है। इसकी नायिका का नाम बताइए? तो संयोगिता जो है इसकी नायिका है। बिसल देव में जो है राजमती जो है बिसल देव रासो की नायिका है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जितने भी ये रासो ग्रंथ है इसमें नायक और नायिकाओं के नाम आपको ध्यान रखने हैं। जिस प्रकार से आप जो है सूफी कवियों के अंतर्गत रचनाओं में आप जो है नायक के नाम याद रखते थे, क्योंकि नायिका के नाम पर तो उस रचना का नाम ही पड़ा हुआ है, तो उसे याद रखने की इतनी आवश्यकता नहीं है। लेकिन उसमें नायक को ना याद रखा जाता था। लेकिन जो है जितने भी रासो ग्रंथ है इसमें आपको नायक और नायिका दोनों का नाम आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से आप हर एक प्रश्नों को सही कर पाओगे। चंद बरताई पृथ्वीराज रासो पृथ्वी के जो है राजकवि ही नहीं बल्कि उनके सखा सामंत थे। इसी तरह जो है वे युद्धों का सजीव चित्रण कर पाते थे अपनी रचनाओं के अंतर्गत, क्योंकि वे जो है राजाओं के साथ साथ युद्धों में जा करके देखते थे और जो है
षड भाषा, व्याकरण, काव्य सहित छंद शास्त्र, ज्योतिषी, पुराण, नाटक आदि ये अनेक विधाओं के परंपरागत रही है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता हमने देख ही लिया, सॉरी भाई, चंद बरताई पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता है हमारे चंद बरताई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है पृथ्वीराज रासो की रचयिता चंद बरताई जी द्वारा की गई है। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, दरबारी जो सॉरी चंद बरताई जो है किसके दरबार में रहते थे? तो चंद बरताई निम्नलिखित में से पृथ्वीराज रासो के दरबार में रहते थे। पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहते थे। पृथ्वीराज रासो इनके ग्रंथ का नाम है, भाई ये ध्यान रखना है। कई बार हम बोलते बोलते शब्द जो है इधर उधर हो जाते हैं, इसके लिए मैं माफी चाहूंगी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो भाई लाइक किया करो और साथ में कमेंट भी करके बताया करो कि ये सीरीज हमारी कैसी चल रही है। क्या इसी प्रकार से PYQ को प्रश्नों को हम करते हुए आगे बढ़ते रहें? ये आप जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हो आपको किस प्रकार की क्लास चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आदिकाल हिंदी काव्य धारा के में उपलब्ध नहीं है। आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में इनमें से कौन सा साहित्य उपलब्ध नहीं है? तो सिख साहित्य उपलब्ध नहीं है। हिंदी साहित्य के आदिकाल की जो समय सीमा है 1050 से 1300 विक्रमी संवत तक को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा है। इसका जो चारण काल, शीत सामंत काल अन्य विद्वानों द्वारा भी उल्लेख किया जाता है। इस समय का जो साहित्य है मुख्यतः इन रूपों में मिलता है हमें: शीत साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, चारण साहित्य या परकीरण साहित्य। सिख साहित्य नाम का कोई भी साहित्य नहीं लिखा गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है? तो आपको पता ही है विद्यापति की पदावली जो है आदिकाल की रचनाएं है। सूर सागर आपको पता ही है सूरदास जी द्वारा लिखा गया भक्ति काल में। बीजक जो है कबीरदास जी की रचनाओं का संग्रह है। और भरमर गीत जो है ये भी सूरदास जी की रचना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आदिकाल साहित्य का प्रमुख रस का नाम बताइए। तो आदिकाल में जो है वीर रस प्रमुख रहा है और भक्ति काल के अंतर्गत शांत रस प्रमुख माना गया है। आगे बढ़ते हैं, आदिकाल साहित्य का प्रमुख रस वीर रस है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नाम वीर गाथा काल रखा है। इस नामकरण का आधार स्पष्ट करते हुए लिखा गया है, लिखते हैं कि शुक्ल जी आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच प्रथम 150 वर्ष के भीतर तो रचना की किसी किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती हैं। ये जो कथन पूछ लिया जाए ये शुक्ल जी द्वारा कहा गया है आदिकाल के अंतर्गत आने वाली रचनाओं में। आगे बढ़ते हैं, राजश्रित कवि अपने आश्चर्य जाता राजाओं के पराक्रम पूर्ण गाथाओं का वर्णन करते हैं। इस काल की प्रधान प्रवृत्ति वीरता की थी, अर्थात इस काल में वीर गाथात्मक ग्रंथों की प्रधानता रही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की? तो विद्यापति ने जो है लगभग 14 ग्रंथों की रचना की ऐसा माना जाता है। विद्यापति के अधिकांश रचनाएं संस्कृत अवहट में है। कीर्तिलता और कीर्ति पताका इनकी अवहट की रचना है। इनकी तीसरी रचना जो पदावली रचना है जिसकी भाषा ब्रज मिश्रित मैथिली है। तो अधिक जो है मैथिली भाषा में लिखी गई ये रचना है। इसमें कीर्ति पताका अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है। जो अवहट भाषा में लिखी गई कीर्ति पताका अभी तक जो है संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है। और कीर्तिलता ऐतिहासिक महत्व का जो है छोटा सा प्रबंध काव्य माना जाता है। इनकी भाषा अवहट है, यानी कि कीर्तिलता की भी भाषा अवहट है। विद्यापति ने इसे कहानी कहा है। ये प्रश्न भी कई बार पूछ लिया जाता है, विद्यापति ने निम्नलिखित में से अपनी कौन सी रचना को कहानी कहा है? तो कीर्ति रचना को जो है कहानी कहा है। पदावली विद्यापति के यश का आधार है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है, निम्नलिखित में से विद्यापति की कौन सी रचना उसके यश का आधार है? तो ध्यान रखना है पदावली।
इनकी अन्य रचनाएं भूपरिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, शैशव, शरवसार, गंगा वाक्यावली, दान वाक्यावली, दुर्गा भक्ति तरंगिणी, विभागसार, वर्ष कृत्य और गया पतन, ये सभी रचनाएं जो है विद्यापति जी की प्रमुख रचनाएं है। और एक है इनका नाटक जो कि काफी प्रसिद्ध है, गोरक्ष विजय इनका प्रसिद्ध नाटक है। इस प्रकार इनके जो है कुल ग्रंथों की संख्या 14 मानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? तो आपको ध्यान रखना है, विद्यापति की कीर्ति पताका अभी तक जो है संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विद्यापति इनमें से किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कही गई है? तो मैथिल कोकिल जो है निम्नलिखित में से विद्यापति की पदावली रचना के आधार पर जो है इन्हें मैथिल कोकिल की उपाधि दी गई है, मैथिल कोकिल कहा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है कि विद्यापति जो है जिसकी रचना के कारण ये मैथिल कोकिल कहलाई, वह रचना कौन सी है? पदावली। इन्होंने अपने समय में प्रचलित मैथिली भाषा का व्यवहार किया है। विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही है, जिसमें नायक नायिका राधा कृष्ण है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 102, देसिल बहाना सब जन मिठा, यह प्रसिद्ध उक्ति किसने कही? तो ये उक्ति जो है विद्यापति जी की ही है, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। ये पंक्ति जो है, अपना देश या अपनी भाषा सबको मीठी लगती है, यही जानकर मैंने इसकी रचना की। कवि कोकिल विद्यापति का पूरा नाम जो है विद्यापति ठाकुर था, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, नाथ पंथ के प्रणेता कौन है? नाथ पंथ के प्रणेता आदिनाथ जी माने जाते हैं। नाथ पंथ के प्रणेता आदिनाथ है। यौगिक क्रियाओं के उद्धार के लिए नाथ संप्रदाय का उदय हुआ। नाथ संप्रदाय के संस्थापक आदिनाथ को भगवान शंकर का अवतार माना जाता है। इस संप्रदाय में 9 नाथ, गोरक्षक नाथ, जवालिंदर नाथ, कारेणीनाथ और हणिनाथ, पटचरनाथ, रेवणनाथ, नागनाथ, बटर्थ भरतनाथ और जो है गोपीचंद नाथ आदि मुख्य हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 109, गोरखनाथ के गुरु का नाम बताइए। तो आपको पता ही है, मस्तेंद्र नाथ जो है गोरखनाथ के गुरु है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नाथ संप्रदाय में हठ योग का अर्थ क्या है? तो हठ योग का अर्थ है नाथ संप्रदाय में, है का अर्थ है सूर्य और ठय का अर्थ है चंद्रमा, अर्थात दोनों का योग जो है हठ योग कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, हठ योग ने गोरखनाथ ने हठ योग का उपदेश दिया। हठ योगियों के सिद्ध सामंत पद्धति ग्रंथ के अनुसार है का अर्थ सूर्य और ठय का अर्थ जो है चंद्र, इन दोनों के योग को ही हठ योग कहते हैं। गोरखनाथ ने षट चक्र वाला योग मार्ग हिंदी साहित्य में चलाया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व माना जाता है ब्रज। आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रश्न और है भाई, फिर हमारे भक्ति काल शुरू हो जाएगा। तो भक्ति काल में भी पूछे गए जितने भी पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है उनको हम करेंगे। तो अगर इसी प्रकार से भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल और अन्य जो गद्य विधाओं के भी प्रश्नों को PYQ को की सीरीज आपको जो है अच्छी लग रही है, लगता है परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल है, तो कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही सीरीज आप बता सकते हो कि इस सीरीज को हम आगे बढ़ाएं, या फिर जो है आप नए नए प्रश्नों को और जो है और अन्य प्रश्नों को भी करते हुए चले। तो आप जिस प्रकार से आप कहोगे उसी प्रकार से मैं जो है क्लास लाने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर वही वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक अवश्य किया करो। आपके लाइक कमेंट से मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन भी मिलता है। इनमें से कौन से कवि अभिनव जायदेव की उपलब्धि से वशीभूत है? तो आपको पता ही है, विद्यापति को जो है बहुत सारे उपनाम मिले हैं, बहुत सारी उपाधियां मिली है। तो ध्यान रखना है, विद्यापति ने ओइना व राजवंश के विभिन्न आश्चर्यदाताओं के संरक्षण में गीत रचे हैं। इनके गीतों के भाव विशिष्ट एवं माधुर्य गुण से प्रभावित होकर ओइनवार
कुल शिरोमणि महाराज शिव सिंह ने विद्यापति को जो है अभिनव जयदेव की उपाधि से वशीभूत किया है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 104। किस कवि को अभिनव जयदेव का नाम दिया है? तो विद्यापति जी को। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नाम नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है? तो कनहप्पा जो है आपको पता ही है सिद्धों में शामिल है, नाथपंथ में नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य में नहीं है? तो जो है गोपी चंद का सिद्ध साहित्य में संबंध नहीं है। आगे बढ़ते हैं, सरहप्पा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो सरहप्पा का संबंध सिद्ध साहित्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास में भाई केवल हम इतने ही प्रश्नों को करेंगे और अन्य जो बचे हुए हमारे क्वेश्चन हैं उनको नेक्स्ट क्लास में कर और आदिकाल के प्रश्न नहीं बचे हुए भाई, सभी प्रश्न हम कर चुके हैं। आदिकाल सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है, इस प्रश्न को और देख लेते हैं। तो आंसर होगा हमारा सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर है, बिल्कुल है। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरहप्पा है, बिल्कुल माने जाते हैं। सिद्ध साहित्य की रचना चारिया पद व दोहा में हुई। उसके बाद सिद्ध साहित्य का परिणयन पिंगल भाषा में हुआ है, ये गलत हो जाएगा भाई। सिद्ध साहित्य जो है पिंगल भाषा में नहीं हुआ, तो उसके इस प्रकार से भाई लगभग हमने आज की क्लास में 50% प्लस प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है और अन्य प्रश्नों को हम नेक्स्ट क्लास में करने की कोशिश करेंगे भक्ति काल से संबंधित प्रश्नों को। तो जितने भी हमारे भक्ति काल से संबंधित प्रश्न है PYQ, उनको भी इस प्रकार एक एक प्रश्नों को जो है उनके विद सॉल्यूशन के साथ करने की हम कोशिश करते रहेंगे। एक बार से फिर कहना चाहूंगी भाई, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।